नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी जे क्लासेस मेरठ परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, क्योंकि कुछ बच्चे जो आज नए जुड़े होंगे हमारी क्लास में उनको भी पता चल जाए कि भाई हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ रहे थे और आज हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने गैसियस फ्यूल के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने बायोफ्यूल्स पढ़ा था, सीएनजी पढ़ा था, एलपीजी पढ़ा था, लिक्विड पेट्रोलिफाइड गैस जो आप अपने घरों में गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसके बारे में बताया था। उसके बेनिफिट्स, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, उनके किस तरीके से यूज करना चाहिए, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी। तो अगर मैं यहां पर आज की बात करूं तो हम इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं भंजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में और इसके साथ साथ नाभिकीय विलयन और नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों तरीके के इस प्रोसेस के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बेसिकली आपके पास बोर्ड पे मैंने पहले से ही मेंशन कर लिया ताकि आपका थोड़ा सा समय बचाया जा सके। स्पेसिफिकली बात करें बच्चे तो देखिए यहां लिखा है भंजन, भंजन या क्रैकिंग। अगर मैं पॉलिटेक्निक के रेस्पेक्ट में बात करूं तो पॉलिटेक्निक का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, है ना। पॉलिटेक्निक के अंदर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स प्रॉब्लम में बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। तो यहां अगर हम बात करें बच्चों, देखिए क्रैकिंग या भंजन किसे कहते हैं? कार्बन की जो बड़ी चेन है ना, हम कोई भी बड़ी चेन ले लें, कार्बन की बड़ी चेन को आपको तोड़कर छोटी चेन में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग, दैट इज कॉल्ड भंजन, है ना। तो यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए कार्बन की चेन काउंट कीजिए भाई, कितने कार्बन लिखे हुए हैं, जल्दी से बताइए भाई कार्बन कितने लिखे हुए हैं। अगर आप इन्हें काउंट करें तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है ना। काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नियो और 10 को बोलते हैं डैक। ऐसा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। 10 कार्बन की चेन को डैक बोला जाता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एन लगा दिया, नाम हो गया डेकेन। तो डेकेन मैंने यहां पर लिख दिया, ये नॉर्मल डेकेन है भाई, आइसो या नियो डेकेन नहीं है। नॉर्मल डेकेन को जब मतलब कार्बन की बड़ी चेन है ना, कार्बन की बड़ी चेन, जैसे कि नॉर्मल डेकेन कार्बन की बड़ी चेन को हाई टेम्परेचर पर, है ना, 600 डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा है, तो 500-600 डिग्री सेल्सियस पर, 600 डिग्री सेल्सियस पर जब आप ट्रीट करते हैं, जब उसको मतलब रिएक्शन कराते हैं उसके साथ, तो स्पेसिफिकली क्या होता है भाई, स्पेसिफिकली ये कार्बन की जो चेन है वो ग्रेजुअली टूटना शुरू हो जाती है ना, ये ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। तो देखो यहां पर मैंने यहां पर मेंशन किया है भाई आपको, है ना, ये ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये मैथेन में टूट गया और इसके साथ अगर मैं बाकी की बात करूं, 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9, मतलब और डबल बॉन्ड है तो न्यूइन हो गया। ऐसे ही C2H6 एथेन हो गया और ये अगर हम बात करें एथिलीन है ना, और इसके साथ साथ अगर इन्हें काउंट करें तो 6 7 8 8 को बोलते हैं ऑक्ट, डबल बॉन्ड है तो इन ऑक्टीन, और इसी क्रम में अगर हम इसकी बात करें 6 और एक 7 और एक 8, ये ऑक्टेन हो गया। तो यहां पर कार्बन की छोटी छोटी चेन के रूप में कार्बन की बड़ी चेन का हाई टेम्परेचर की वजह से क्रैक करके छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाना, दैट इज कॉल्ड भंजन, इसे भंजन बोला जाता है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये थी, मैंने आपको डेफिनेशन नहीं लिखाई, आपको नोट्स में मिल जाएगी एज इट इज। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन, भाई हाइड्रोकार्बन है ना, कार्बन के बड़ी जो चेन है हाइड्रोकार्बन की, उनके ज्यादा तापमान पर, है ना, हैवी टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर छोटे का हाइड्रोकार्बन में टूट जाना, छोटे हाइड्रोकार्बन में डिवाइड हो जाना, दैट इज कॉल्ड भंजन। इसको क्रैकिंग या भंजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर हम बात करें भंजन की तो भंजन 2 तरीके का है। पहला भंजन
तापीय भंजन, और दूसरा भंजन उत्प्रेरकीय भंजन। तापीय भंजन और उत्प्रेरकीय भंजन। तापीय भंजन की अगर हम बात करें तो C15H32 मैंने यहां पर लिख दिया, मतलब कार्बन की और बड़ी चेन। अगर मैं कहूं कि तापमान की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, है ना, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हीट इसे प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको ये सिंबल प्रेजेंट करता है। ट्रायंगल बना दीजिए, समोसे जैसा स्ट्रक्चर बना दीजिए, जैसे समोसे गर्म होते हैं ना, गरम गरम समोसे खाने अच्छे लगते हैं, इसी तरीके से ऐसा बना दिया। ट्रायंगल भी बोलते हैं मैथमेटिक्स वाले। तो यहां पर अगर हम बात करें C15H32, मतलब कार्बन की बड़ी चेन है अपने पास, और कार्बन की बड़ी चेन का टूट जाना कैसे? हाई टेम्परेचर की वजह से छोटी चेन में टूट गया है। ठीक है, आपने देखा C6H14 आ गया, C5H12 आ गया, C3H6 आ गया, और सिर्फ सिंगल कार्बन आ गए। तो यहां पर अगर हम बात करें, हाई टेम्परेचर की वजह से जो क्रैकिंग होती है उसको तापीय भंजन कहते हैं। ये उच्च दाब और ताप के रेस्पेक्ट में ऐसा किया जा रहा है। नंबर 2 लिखा है उत्प्रेरकीय भंजन। अगर हम उत्प्रेरकीय भंजन की बात करें तो देखिए, उत्प्रेरकीय भंजन समझने के लिए सबसे पहले आपको उत्प्रेरक पढ़ना पड़ेगा। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट, है ना। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट होते क्या है भाई, है ना। तो यहां अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला, उत मतलब दूसरे को, मतलब एक ऐसा रिएक्शन करने वाला सबस्टांस जो अगर मिला दिया जाए किसी रिएक्शन के अंदर, मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई रिएक्शन चल रही है, XYZ कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को होने में 1 घंटा लगता है। आपने उस रिएक्शन के अंदर कुछ चीज मिला दी जिसकी वजह से वो रिएक्शन आधा घंटे में ही कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये एक उत्प्रेरक की वजह से हुआ है, जो खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। इसे कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं, या फिर घटा देता है तो भी उसे उत्प्रेरक ही कहेंगे। एक को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक को बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। मतलब एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक और एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यह बात आपको ध्यान देनी है। तो कैटलिस्ट के बारे में मैंने बताया कि अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई भंजन किसकी वजह से हो रहा है, कैटलिस्ट की वजह से हो रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे, उसको उत्प्रेरकीय भंजन कहा जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब भंजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जब भंजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तो उसे उत्प्रेरकीय भंजन कहते हैं। जब कोई भंजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है तो उसको उत्प्रेरकीय भंजन कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, और ये यहां पर 2 तरीके का भंजन हमने स्पेसिफिकली पढ़ा। ठीक है, इसके बाद आ सकता है आपसे सिंथेटिक पेट्रोल किसे कहते हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी बात पढ़नी है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा, है ना, नहीं भी पूछा जाएगा ज्यादातर केस में, लेकिन यहां तो जरा पढ़ाई कुछ अलग लेवल की हो रही है भाई जेईई क्लासेस परिवार के साथ आपकी, कि एक भी सवाल अगर बन सकता है तो वो होना जरूर चाहिए, क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है। 100% मार्क्स गेन करने अपने आप को, मतलब आपका पेपर जितने भी मार्क्स का हो, आपके 100 आउट ऑफ 100 आए, मतलब एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सो इसलिए आपकी कोई भी पार्ट हम छोड़ के नहीं चल रहे हैं। जिस बच्चे को जितना गेन करना हो उतना गेन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो यहां पर सिंथेटिक पेट्रोल की अगर हम बात करें, संश्लेषित पेट्रोल, संश्लेषित पेट्रोल, संश्लेषित पेट्रोल या सिंथेसाइज्ड पेट्रोल, ऐसा पेट्रोल जिसमें क्या हुआ भाई
है ना, कि भाई अगर हम यहां पर बात करें कि पेट्रोल जो था वो नेचुरल प्रोसेस से, है ना, अगर हम नेचुरल प्रोसेस की बात करें तो बड़े बड़ी चट्टाने के अंदर, जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं उनके अंदर पेड़ मिल गए, उनके अंदर कोई एनिमल दब गया, उनसे धीरे धीरे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें बनती हैं। मतलब ऐसे सबस्टांसेस, ये जो नेचुरल फ्यूल्स हैं उनसे बनते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होने लगी, तो फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के, उन्होंने कुछ केमिकल्स को कंबाइंड कर कर एक आर्टिफिशियली एक सिंथेसाइज पेट्रोल फॉर्म बनाया है नेचुरल फ्यूल से। इसको हम सिंथेसाइज पेट्रोल कहते हैं। इसके लिए एक विधि आती है जिस विधि से आप इसको बना सकते हैं। विधि का नाम है बर्जीलियस प्रक्रम। विधि का नाम है बर्जीलियस प्रक्रम। बिजियस प्रक्रम जो है वो इसका विधि का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हम करते क्या है भाई, इसमें हम स्पेसिफिकली कोयला लेते हैं और कोयले को हाइड्रोजन के साथ यहां पर हम फिक्स करते हैं। तो हमने क्या किया, कोयला लिया और कोयले के साथ हाइड्रोजन को इसको मिला दिया, और यहां पर इससे आपने जो कंपाउंड प्राप्त किए हैं उससे आप यहां पर लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल ले लेंगे। तो यहां पर आपको क्या मिला, लिक्विड हाइड्रोकार्बन मिश्रण। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण आपको यहां पर प्राप्त हुआ है, जिससे फाइनली आगे जाकर क्या बना लेते हैं आप, इससे आप स्पेसिफिकली पेट्रोल बना लेते हैं भाई। और यहां पर आपको यह बात ध्यान देनी है कि कितने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और उत्प्रेरक कौन है। तो यहां पर आप आयरन ऑक्साइड लेते हैं Fe2O3 475 745 डिग्री सेल्सियस और लगभग 220 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये किसी किसी बुक में 200 या 250 भी लिखा हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब। ठीक है, तो यहां पर बर्जीलियस प्रक्रम से आप सिंथेटिक पेट्रोल, आर्टिफिशियल पेट्रोल, सिंथेसाइज्ड पेट्रोल जो है उसको बना सकते हैं। इसके साथ साथ ये बात यहां पर खत्म होती है। अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे भाई, हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे कि भाई हाइड्रोजन क्या है। तो हाइड्रोजन भविष्य के फ्यूल के रूप में यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, आप अगर हम आज के टाइम पे बात करें ना, तो देखो आज से कुछ समय पहले हमारे पास फ्यूल के रूप में क्या था, हमारे पास फ्यूल के रूप में कोयला था। हम कोयले से रेलगाड़ी वगैरह चलाते थे। फिर हमने क्या किया, हम डीजल से चलाने लगे। फिर डीजल के बाद हमने क्या किया, हमने यहां पर बहुत सारे जो अपने मोटर वाहन हैं वो सब चीजें सीएनजी से चलाने लगे, एलपीजी से चलाने लगे। और आज तो आपको दिखाई भी दे रहा है, न्यूज भी आनी शुरू हो गई है कि भाई इलेक्ट्रिकल वाहन आने वाले हैं, है ना, बिजली से चला करेंगी गाड़ियां आगे, है ना। साइकिल वगैरह तो चलती हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल आती हैं, है ना, ई रिक्शाज आती हैं, है ना, मेट्रो चीज जो इसको आप मेट्रो बोलते हैं, है ना, या इस ई रिक्शाज जो होती हैं वो चलती हैं। छोटे छोटे वाहन चलाए जाते हैं बैटरी से, स्कूटी आ गई बैटरी की। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े वाहन हैं, बड़े बड़े वाहन का मतलब है जैसे कि हम बात करें गाड़ियों की, तो एक कंपनी तो गाड़ी लॉन्च भी कर चुके हैं इंडिया में अब इलेक्ट्रिक वाहन आ चुका है, लेकिन और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से इसी क्रम में एक चीज़ और बनने वाली है, वो जैसे हमने सबसे पहले कहा कि भाई फ्यूल के रूप में इसे यूज़ करेंगे, फिर इसे यूज़ करेंगे, फिर इसे यूज़ करेंगे। ग्रेजुअली आज के टाइम पे हमारे साइंटिस्ट ने हमें ये सजेस्ट कर दिया है कि हाइड्रोजन भी हमारे पास एक फ्यूल का बहुत शानदार जो है वो प्रोसीजर होने वाला है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन भविष्य क्या है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन भविष्य ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन भविष्य हाइड्रोजन भविष्य ईंधन के रूप में। ठीक है, हाइड्रोजन का भविष्य क्या है, फ्यूल के रूप में। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं बच्चों, तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो आप जानते हैं,
हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है उसे H से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करें 1H1, मतलब इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों के दोनों एक होते हैं। अगर हम यहां बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉन जो है भाई, प्रोटॉन एक हैं, और प्रोटॉन के साथ साथ अगर मैं यहां पर बात करूं, एक मिनट रुकिए, ये ए कितना है, ए एटॉमिक मास होता है, ये भी एक है, और Z कितना है, Z भी एक है। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो यहां 0 आते हैं क्योंकि एक में से एक घट जाएगा, तो ये मैंने यहां पर बात की। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन भी यहां पर कितने हैं, प्रोटॉन के नंबर के बराबर, दैट इज 1। तो ये हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपसे बताया कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, किस किस तरीके से ये कहा जाता है। इसके समय में अगर हम इसे बात करें तो आज इसको हम बहुत अच्छा फ्यूल मान रहे हैं। ये फ्यूचर का, ये आपके फ्यूचर का बहुत शानदार फ्यूल है। फ्यूचर फ्यूल आप इसे बोल सकते हैं, भविष्य का इसको फ्यूल माना जाता है। आसानी से कवर अप कर सकते हैं, आसानी से कैरी किया जा सकता है, आसानी से कैरी कर सकते हैं, लेके जाया जा सकता है। जहां लेके जाना है वहां इसको आप आसानी से फ्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि भाई हाइड्रोजन बनाया कैसे जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन जो है उसको आपको फॉर्मेशन करना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस है। अगर हम यहां बात करें हाइड्रोजन की, तो देखो हाइड्रोजन एक गैस होती है, और अगर कोई गैस है तो आपको उसे कलेक्ट करना है। तो हाइड्रोजन को उत्पादन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करना पड़ेगा या करना जाता है। तो अगर मैं कहूं कि भाई हाइड्रोजन फ्यूल को उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइस है ना, इलेक्ट्रोलाइस की सहायता से इलेक्ट्रोलाइट्स की सहायता से करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से, टी है ये, इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से, है ना, इसको ऐसा किया जाता है, मतलब बिजली का स्पार्क कराना है बिजली की हेल्प से, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, उसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन फ्यूल बनाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर करना क्या है भाई, जो भी सॉल्यूशन है ना, मतलब इसमें स्पेसिफिकली क्या करते हैं, इसमें एक स्पेसिफिकली एक बीकर ले लेते हैं, उसके अंदर आपने सॉल्यूशन भर लिया, है ना, जैसे वाटर वगैरह कंडक्ट कर लिया, इसके अंदर कुछ रोड वगैरह लगा दी, है ना, इसको बिजली से कनेक्ट कर दिया, इसको बिजली से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और जब इसके अंदर बिजली पास कराई जाती है तो ये जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन गैस निकाल देती है ना। पानी टूटता है और पानी के टूटने से स्पेसिफिकली क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ये आपको ध्यान देना है। और ये पूछ रहे थे आपसे, ये जो रोड वगैरह है ये कौन सी धातु की लेनी है आपको, तो इसे लेना है आपको प्लेटिनम। प्लेटिनम क्यों लेते हैं भाई, ये सवाल ये भी बनना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी पूछ लेता है कई बार कि भाई प्लेटिनम की क्यों ली थी। तो प्लेटिनम की इसलिए क्योंकि प्लेटिनम के जो मेटल है ना, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब उसकी गलने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने कम टेम्परेचर पर वो नहीं गलेगा, इसलिए जब पानी उबलेगा, पानी उबल जाएगा 100 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन उस पर मेटल पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। प्लेटिनम की धातुओं की जो जड़ें हैं वो कुछ नहीं गलेंगी, वो नहीं पिघलेंगी, इसलिए हमने प्लेटिनम लिया था। कोई ऐसी मेटल नहीं लेते जो 100 डिग्री से कम पर गल जाए या पिघल जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। बेसिकली अगर आपसे बात की जाए तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबल जाता है। इसी तरीके से अगर हम दूध की बात करें, दूध 60 डिग्री टेम्परेचर पर उबल जाता है भाई, दूध का ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। तो प्लेटिनम की हमने रोड ली, इस तरीके से हमने हाइड्रोजन को यहां पर स्पेसिफिकली उत्पन्न कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर हम करते क्या है भाई, यहां पर हमने क्या किया, पानी जो था, वाटर मॉलिक्यूल जो थे, उनको हमने यहां पर डिवाइड कर लिया कि ये H आयंस
और OH आयंस के रूप में मिल जाएंगे। इन OH आयन से आगे जाकर ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है। और H आयन से, क्योंकि बहुत सारे मोल लेके चल रहे होंगे, हमें H2 मतलब हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्पेसिफिकली ये हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसे कहां पर यूज किया जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल का अगर हम यूज करें तो यूज की अगर हम बात करें तो नासा, जी नासा का नाम तो सुना होगा, अमेरिका में है नासा, है ना, मतलब बहुत बड़ी एक संस्था है जो स्पेसिफिकली स्पेस फ्लाइट वगैरह के लिए या जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं अंतरिक्ष में उनके लिए काम करते हैं। बहुत शानदार बेहतरीन साइंटिस्टों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो नासा में फ्यूल के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें एज ए फ्यूल नासा में यूज किया जाता है इसको, ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो और भी कहीं पर यहां पर ईंधन का यूज किया जा रहा है। तो यहां पर मैंने हाइड्रोजन गैस के बारे में आपसे बात की, ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद अगर हम और बात करें बच्चों, तो अब एक और फ्यूल आता है। फ्यूल का नाम है नाभिकीय फ्यूल, है ना। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? नाभिकीय फ्यूल जल्दी से देखिए भाई। चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी अपने पास नाभिकीय फ्यूल। नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर फ्यूल। नाभिकीय ईंधन या न्यूक्लियर फ्यूल। देखिए न्यूक्लियर फ्यूल या नाभिकीय ईंधन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें नाभिकीय वर्ड पढ़ना पड़ेगा। नाभिक किसे कहते हैं, न्यूक्लियर पावर क्या है। तो ऐसे जो हैवी एलिमेंट वाले जो एलिमेंट हैं, मतलब जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बहुत ज्यादा हैं, जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, उनका जो फ्यूल है ना, उसे हमने यहां पर नाभिकीय फ्यूल कंसीडर्ड किया है, ठीक है भाई। तो यहां नाभिकीय फ्यूल की बात करें तो ऐसा ईंधन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है ना। यहां पर अगर हम बात करें, ये ईंधन या फ्यूल न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, जहां पर परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है। ये जो ईंधन है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर जो हैवी एलिमेंट है, जैसे हम अगर बात करें फॉर एग्जांपल, तो हम ये बात करें भाई यूरेनियम वगैरह ले लेते हैं, U-235 है ना, यूरेनियम 92U-35 है ना, यूरेनियम वगैरह हम इसमें लिया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। यूरेनियम और भी बहुत जो थोड़े से जैसे बेरियम, यूरेनियम, पोलोनियम, इस तरीके के जो बड़े एलिमेंट वाले जो कंपाउंड है, पहले एटॉमिक नंबर वाले जो कंपाउंड है, उनको यहां पर यूज किया जाता है। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है, इसे करने के लिए भाई यहां पर दो विधि आपको पढ़नी है। एक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक का नाम है न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन पे पहले बात करते हैं। नंबर फर्स्ट है अपने पास नाभिकीय विखंडन। फर्स्ट है अपने पास नाभिकीय विखंडन, मतलब न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन या नाभिकीय विखंडन, ठीक है। विखंडन का मतलब टूट जाना, किसी चीज का यहां पर स्पेसिफिकली टूट जाना। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे हमने कहा 92U
235, मतलब यूरेनियम 0N1 न्यूट्रॉन की जब बमबारी करते हैं आप किसके ऊपर भाई, यूरेनियम के ऊपर, तो ये टूट जाता है 56 Ba 141 प्लस 36 Kr 92 प्लस 3 0N1 जी। देखिए भाई 56 Ba 141 36 Kr 92 3 0N1 प्लस एनर्जी कितनी भाई, यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। एनर्जी कितनी भाई, 200 MeV जी। यहां पर अगर हम बात करें एनर्जी की तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बहुत ज्यादा लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है, यह बात आपको याद रखनी है। तो नाभ के विखंडन में जब हम यूरेनियम के ऊपर बमबारी करते हैं, हम जब यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जैसे बेरियम में, क्रिप्टन में, और बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। इसे नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। और अगर हम बात करें परमाणु बम की, एटम बम जो है वो इसी प्रक्रिया के तहत बनाए जाते हैं। तो अगर हम यहां बात करें कि भाई एग्जाम्पल क्या है, तो एटम बम है ना, एटम बम मतलब परमाणु बम जो हैं वो इसी से बनाए जाते हैं भाई, परमाणु बम इसी विधि का यूज कर कर बनाए जाते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है नाभिकीय विखंडन में। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो भाई यहां पर एक और आता है नाभिकीय विखंडन के साथ साथ नाभिकीय संलयन, है ना, एक और चीज है भाई नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन आ गया, इसके बाद आया आपका नाभिकीय संलयन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एक मिनट रुकिए भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन हमने यहां पर बोला, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन हमने यहां पर कंसीडर किया है। तो देखिए भाई न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूज माने जुड़ जाना, तो यहां पर स्पेसिफिकली क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं, है ना, वो जुड़ते हैं और एक बहुत बड़ी एनर्जी बना लेते हैं। इसको आप न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हमने कहा 1H1 प्लस 1H1 इज इक्वल टू 2He4 प्लस 0N1, इस तरीके से कुछ कर दीजिए, 1H1 1S2 कर दीजिए, ठीक है। और बड़ी चैन जोड़ सकते हैं 1H1 प्लस 1S2 प्लस 1S2, इसमें कुछ भी रख दो, है ना, और एक बड़ा कंपाउंड बन गया, है ना। इसे आप बोलते हैं स्पेसिफिकली न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहां अगर हम बच्चों बात करें तो जो हाइड्रोजन बम है ना, वो इससे बनाए जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हाइड्रोजन बम जो है वो परमाणु बम का भी बाप है भाई साहब। परमाणु बम से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। एक परमाणु बम चलाने के बाद जितना नुकसान होगा, जैसा कि आपने हिरोशिमा और नागासाकी पे देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब यूरोपियन कंट्रीज हार रही थी तो उनके पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपने नए बम बनाए थे दो, उन दोनों बमों को जापान के ऊपर फेंक दिया, और नहीं पता था उन्हें कितना खतरनाक बम है। वो एटम बम का शुरुआत थी, और उसने आज तक अगर हम बात करें तो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जो सिटीज हैं जापान की, आज भी वहां सभी लोग अपंग पैदा होते हैं। इसकी ये जो रेडियो एलिमेंट हैं ये आज भी वहां की एयर में, वहां की सॉइल में पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर आज तक इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है कि नहीं पहुंचा जा सकता। उसी के बाद गवर्नमेंट ने बैन करवाया था, विदेशों में सभी कंट्रीज में बैन किया हुआ है कि परमाणु बम से लड़ाई नहीं लड़नी है। बेशक आज के समय पर सभी कंट्रीज ने अपने अपने परमाणु बम बना लिए हैं, लेकिन उनको यूज करने से पहले जो इंटरनेशनल लेवल पे कमेटियां होती हैं उनकी कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये बात ध्यान देने वाली है बात है। वैसे ही कहते रहे पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले कि भाई हम बम चला देंगे, परमाणु बम ये चला देंगे वो चला देंगे, ऐसे नहीं चलाया जा सकता। इसके बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, ठीक है, उससे पहले नहीं चला सकते, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम को पटकने के लिए, हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितनी एयर में अवेलेबल नहीं है। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले 3 या 4 कम से कम हाइड्रोजन बम चलाने पड़ेंगे, सॉरी
परमाणु बम चलाने पड़ेंगे, तब जाकर अर्थ पर इतना टेम्परेचर होगा जिस पर यह परमाणु हाइड्रोजन बम चलाया जा सकता है। तो हाइड्रोजन बम तो बहुत खतरनाक है भाई, पहले 2-3 परमाणु बम पटकाओ, उसके बाद जाके हाइड्रोजन बम पटकेंगे, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पे मैंने यहां पर बात की। इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए भाई, तो उसको आपको स्पेसिफिकली तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से करना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपसे ये न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें पूछ सकता है, ये अपना यहां पर कवर हो जाता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्नेहक किसे कहते हैं। फ्यूल एंड लुब्रिकेंट नाम से चैप्टर है, ईंधन एवं स्नेहक। तो ईंधन जो है वो हमने यहां पर कंप्लीट किया, ठीक है। और अब हम स्पेसिफिकली इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे, उसका नाम है स्नेहक, है ना। लुब्रिकेंट किसको बोलते हैं, क्या काम आते हैं, किस किस तरीके से यूज किया जाता है, ये सारी बातें यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं, दोबारा क्लास में मुलाकात होगी एक नए शानदार बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, जय भारत।